बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं हूं सैयद मुहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अहलो यार और अपनी फैमिली के साथ एक ज़बरदस्त, शानदार और खुशो-खुर्म ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ईद उल फ़ितर का टाइम था और ईद उल फ़ितर की छुट्टियाँ थी और वो कुछ 4 से 5 दिन जो जिस तरह छुट्टियाँ अनाउंस हुई गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑलमोस्ट 80-90% लोगों की तरह मैंने भी शहर से जाकर अपने गांव में वो छुट्टियां अपने घर में अपने पेरेंट्स, अपने बीवी बच्चों और अपनी फैमिली के साथ गुजारी। तो इसी वजह से कुछ 4-5-6 दिन आपकी खिदमत में मैं हाज़िर नहीं हो सका। हाज़रीन, ये चूँकि टाइम ऐसा था, ईद के दिन थे, तो इस दौरान अपडेट्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आई। मैं चाह रहा था कि वो अपडेट्स आपसे शेयर करूं, लेकिन जिस जगह पे मैं मौजूद था वहाँ पे एक तो इंटरनेट की सहूलियात इतनी अच्छी नहीं होती और दूसरा फिर ज़ाहिर है जब अपनी फैमिली में दोस्त अहबाब, मेहमान, गेस्ट, रिश्तेदार जब आ रहे होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा नामुनासिब लगता है कि आप एक अपना अलग से मतलब एक लेके बैठ जाएं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें, जब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, जब थोड़ा फारिग होऊंगा, तो इंशाल्लाह ये सारी अपडेट्स आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अदरीन, इससे पहले कि मैं अपनी आज के मौजू और आपकी जो जिसके लिए आज मैं ये कर रहा हूँ सारा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो अपडेट्स, उसकी तरफ हूँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ याद करवाता चलूँ कि आज से कुछ 10-15 दिन पहले मैंने जब अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी, मतलब वो पहली तो नहीं थी, मतलब इस हवाले से मेरी पहली जो वीडियो थी जो करंट सिचुएशन आजकल चल रही है, जो करंट अफेयर्स पर जो मैंने की थी, तो मैंने उसमें एक बात की थी कि इलेक्शन की चूँकि आमद है और बहुत से लोग जो उनका ये ख्याल है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, तो उसमें मैंने एक अपना तजिया दिया था। मैं सारे लोगों की राय की कदर करता हूँ। जो लोग ये कहते थे नहीं होंगे या बाकी जो कह रहे थे, मेरे लिए सारे बड़े काबिल एहतराम थे, लेकिन मैंने एक अपना उसमें तजिया दिया था कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे और हालात जिस तरह जा रहे हैं, जिस सूरत हाल में, और इसको मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन ही अनाउंस किए जाएँ, तो ये मुमकिन नहीं था कि इलेक्शन ना हो। तो मैं अब भी मेरा वही मानना है, मैं ये बिल्कुल इस पे 100% अब भी मुतफिक हूँ कि इलेक्शन होंगे। और पिछले जो 2-3-4 दिन चले हैं इसमें जिस तरह की अपडेट्स हुई हैं और जिस तरह का की मूवमेंट्स हुई हैं, उसमें आपने ये ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हालात शायद इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं और जल्द या बदेर अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि जिस तरह मैंने ये पहले एक तजिया या मेरे एक अपनी मतलब है, मेरा था विजन, मुझे लग रहा था कि इलेक्शन होंगे, तो मुझे अब ये लग रहा है, मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन की जो डेट है वो 1 मई तक ऑलमोस्ट अनाउंस हो जाएगी। 1 मई से लेकर 5 मई तक जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। उसमें थोड़ा सा आप उसमें मतलब इतने कि मुझे मार्जिन दे दीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको मनाने में जितना टाइम लग सकता है वो मुझे मार्जिन दे दें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन्हें मनाने में थोड़ा सा मतलब ये नहीं है कि वो देर होगी, थोड़ी सी उसमें रुकावट आएगी उन्हें बनाने में। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब और बाकी जो कुछ हमारे इस तरह के अहबाब हैं जो मना लेते होते हैं ऐसे मौक़ों पर, तो वो उम्मीद है कुछ लेन देन करके या कुछ मामला तय करके मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इलेक्शन के लिए राज़ी कर लिया जाएगा और ये इंशाल्लाह इस मई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही इलेक्शन की कोई ना कोई मुतफ़िका डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। हर बंदे को सेफ़ एग्ज़िट चाहिए और मेरा ख्याल है सारी पार्टियों के लिए सेफ़ एग्ज़िट इस वक्त यही बनता है कि वो इलेक्शन अनाउंस मिल के कर दें। खैर, चूँकि आज मेरा ये मौजू नहीं है, आज के दिन मेरा मौजू कुछ और है, तो इस पर इंशाल्लाह एक भरपूर मैं एक वीडियो जो है वो नेक्स्ट कुछ 1-2 दिनों के अंदर अंदर एक प्लान मैंने की है कि इलेक्शन की सिचुएशन, हल्का बंदी और सारे मामलात, इस पर एक मैं वीडियो करूँगा। तो फ़िलहाल मेरा इतना ही है कि इंशाल्लाह आप मई के पहले वीक के अंदर अंदर ये खुशखबरी सुन लेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और मुमकिन है ये इलेक्शन जो हो रहा है ये जनरल इलेक्शन मतलब दोनों असम्बलियों का, ये चारों KP के और सूबाई और कौमी असम्बली सब का इकट्ठा ही हो। तो खैर, अब मैं सिचुएशन जिस तरह की बनी है उसमें मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आपने देखा कि आपकी ये मतलब कुछ दिन पहले जो न्यूज़ चली हैं उनमें आपने ये नोट भी किया होगा, आपकी नज़रों से गुजरी होगी, ये न्यूज़ आपने देखी होगी कि पाकिस्तान के एक मारूफ और मशहूर सहाफ़ी जो बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर है, मोहतरम हामिद मीर साहब, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात इतने ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हैं कि उन्हें देख कर यकीन करें कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी एक बार चौंक गया है। अब उनके जो इंकशाफात हैं उनके साथ किस हद तक मतलब इत्तफाक किया जा सकता है ये एक अलग मौजू है। उनकी इंकशाफात में कितनी सच्चाई है ये एक मौजू अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन जिस तरह जा रहे हैं हालात और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें अगर ये देखा जाए तो उनके इंकशाफात को अभी तक तो खैर किसी ने भी उसको रिफ्यूज़ नहीं किया
उनके इंकशाफात क्या थे? वो कह रहे हैं कि 2-3 बड़ी जो मतलब वैसे तो उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, उन पे एक अलग से पूरी वीडियो की जा सकती है, बल्कि एक पूरे घंटे का अगर एक प्रोग्राम भी करना चाहें तो किया जा सकता है। लेकिन जो मोटी-मोटी 1-2 बातें हैं मैं वो सिर्फ आपसे शेयर करूँगा कि एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो जनरल बाजवा साहब हैं उनके साथ हमारे 25 साफियों की एक मीटिंग हुई। जनरल बाजवा जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, वो तब की बात कर रहे हैं कि उस वक्त हमारी जनरल साहब से एक मीटिंग हुई थी और जनरल साहब ने ये कहा था कि हमारी जो फ़ौज है उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो लड़ सके, यानी लड़ने की सलाहियत नहीं है। ओवरऑल मैं एक अपनी तरफ से ये मतलब एक बता रहा हूँ कि उनकी जो बात है उसका मकसद ये था, क्योंकि उन्होंने ये फरमाया है कि जनरल साहब कह रहे हैं कि हमारी गन्ने जो है उनको जंग लग चुकी है, हमारे टैंक जो है उनको जंग लग चुके हैं, तो इसलिए अब हमारी सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। तो दूसरी जो बात उसमें इंकशाफात में उनकी थी, वो कहते हैं कि हमारी चूँकि इकानमी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो हमारे पास टैंक्स पड़े हुए हैं उनके अंदर हम पेट्रोल डलवाने के लिए या डीजल डलवाने के लिए या फ्यूल के लिए भी हमारे पास इस वक्त बैकअप पे हमारे पास किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं है। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ बात करने का कि ना तो हमारी बंदूकें, हमारी राइफलें, हमारी गनें, हमारे मिसाइल, हमारी चीज़ें जितनी भी हैं, हमारा जितना भी असला है, ना तो वो कोई फंक्शनल है, चलने के काबिल है। अगर वो काबिल हो भी सही तो उनको चलाने के लिए जो वसाइल हमें चाहिए हमारे पास वो वसाइल भी नहीं है। ये मतलब मैंने नहीं कहा या मैं ये नहीं कह रहा कि ये जनरल बाजवा साहब ने कहा है। मेरा मतलब यह है कहने का कि ये हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है और वो चूँकि उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप शक कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो दूसरी खातून साफ़ी थी नसीम ज़ारा, उनकी क्रेडिबिलिटी बहरहाल ओवरऑल उनकी बेहतर है हामिद मीर साहब से अगर देखा जाए तो। बाकी बहुत से साफ़ी हल्के उन्होंने चूँकि 25 साफ़ियों का नाम लिया तो हम हर एक के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, तो इतने साफ़ियों को भी उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया है। सारे साफ़ियों को अगर देखा जाए तो यकीनन फिर अगर वो अकेले कह रहे होते कि ये मेरा इंटरव्यू था 1-to-1 बाजवा साहब के साथ, तो फिर तो कहा जा सकता था कि जिस तरह वो माजी में झूठ बोलते रहे और वो झूठ बोलते हैं, तो ये भी उनकी बात उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने अकेले में अपनी बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने साथ कुछ साफ़ियों को भी उसमें शामिल कर लिया है जिनका बज़ाहिर उन्होंने शायद नाम नहीं लिया, लेकिन एक साफ़ी ऐसी भी थी जिनको उन्होंने इसमें इन्वॉल्व भी किया है, बल्कि इन्वॉल्व ही नहीं किया बल्कि उनके पास मौजूद भी बैठी भी थी और उन्होंने तस्दीक भी की इस बात की। तो बात यह है कि मोहतरम हामिद मीर साहब ने जो फरमाया, अगर ये देखा जाए कि हमारी टैंक, हमारी ये सारी चीज़ें, हमारा असला, हमारी आर्मी अगर इंडिया के साथ जंग करने के काबिल नहीं है तो ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। इस पे तो फ़ौरन होना ये चाहिए कि हामिद मीर साहब जो हैं उनके साथ बल्कि हमारी आर्मी को, हमारे जो आर्मी के नुमाइंदगान हैं, जो हमारे तर्जुमान हैं, एक तो उन्हें अपनी एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें इस तरह की कोई स्टेटमेंट जनरल बाजवा साहब ने साफ़ियों को दी भी है तो वो उनकी ज़ाती स्टेटमेंट हो सकती है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। क्योंकि अगर इस स्टेटमेंट को, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस स्टेटमेंट में कोई हकीकत है और अगर इसको वाकई ही सच मान लिया जाए और ये रियलिटी है कि ऐसा ही है, या हमारी फ़ौज की, हमारी जो डिफेंस है वो मतलब है जितना भी स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर जनरल बाजवा साहब ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए, तो यकीन करें ये तो फिर सीधा सीधा गद्दारी का मुकदमा बनता है। फिर तो हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को, इदारों को जिनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बाजवा साहब को कटहरे में खड़ा करें और उनसे पूछें कि आपने ये बात किस तरह कर ली है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जो जिस टाइम पे ये बात की थी उसके कुछ देर पहले या कुछ दिन बाद, जिस तरह हामिद मीर साहब ने बताया, ये मेरा एक अंदाज़ा है कि ये उसी टाइम की ऑलमोस्ट बात है जो 27 फ़रवरी का वाक़या हुआ था, जब अभिनंदन को आपने अरेस्ट किया था और एक और भी कहते हैं कि साफ़ी उसमें एक और भी उसमें थे पायलट जो थे, वो बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो इसराइली पायलट थे जिन्हें वापस कर दिया गया या उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके उन्हें। बहरहाल ये एक चूँकि और ख़बरें मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो उसके फ़ौरन बाद जो इतना बड़ा एक अचीवमेंट थी पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान एयरफोर्स की, उससे तो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो फिर तो ये बात बिल्कुल हामिद मीर साहब की मानने के लिए या जनरल बाजवा साहब की ये बात मानने के लिए कौम तैयार नहीं है। क्योंकि उस वक्त ना सिर्फ हमारे जहाज़ों ने, उनके पास फ्यूल था और वो उड़े और उड़कर ना सिर्फ उन्होंने उनके 4 से 5 टारगेट जो थे उनको लॉक किया और उसमें से कुछ उनके त्यारे जो थे, जंगी त्यारे, उन्हें मार गिराया और उनके पायलट को अरेस्ट किया, बल्कि एक पूरी दुनिया में एक धाक बैठ गई थी पाकिस्तान एयरफोर्स की। इवन अमेरिका से लेकर मुख्तलिफ जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं
उनके लोगों की तरफ से और रिटायर ऑफिसर जो थे बड़े, उनकी तरफ से ट्वीट्स आई थी बाकायदा पाकिस्तान आर्मी की, उन्होंने एडमायर किया और उन्होंने कहा कि बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं। तो हमने तो अपनी फ़ौज के बारे में, अपने इदारों के बारे में, अपने डिफेंस के बारे में यही सुना, यही हमें लोगों ने भी बताया और यही हमने प्रूव किया कि हमारी फ़ौज लड़ने के काबिल है और हम इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बाजवा साहब ने अपनी तरफ से एक बात छेड़ी, झूठ बोला, और या फिर हामिद मीर साहब की तरफ से ये झूठ बोला गया। तो इसकी बहरहाल तहकीक होनी चाहिए, बाजवा साहब हों या हामिद मीर साहब हों, जो भी उन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अब नौजवान जो है पाकिस्तान का, वो अब उस तरह नहीं सोचता जिस तरह पहले हमारी कौम सोचा करती थी। वो अब इंटरनेशनल सिनेरियो पूरा उनके सामने है। पूरी हम दुनिया की अगर इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना बड़ा डिफेंस पे हम बजट दे रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा हम बजट पे खर्च कर रहे हैं, डिफेंस के बजट पे हम खर्च कर रहे हैं, डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, और अपनी हम जो हमारी लड़ने की सलाहियतें हैं, जो अपना हमारा डिफेंस उसको मज़ीद मजबूत से मजबूत तर करने के लिए हम इतना बड़ा अगर बजट लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो कोई 70-80% मैं उस तरह की बातें नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल हमें एक बहुत बड़ा बजट जो है हमारा वो लगाना पड़ता है अपने डिफेंस पे। तो हम अगर इतना ज़्यादा बजट लगाने के बाद भी हम इस काबिल हैं कि हमारे टैंक जो है उनको जंग लग चुकी है, हमारी गन्ने अब चलने के काबिल नहीं है, फ्यूल हमारे पास होता ही नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम बहरहाल कर रहे हैं, जो हमारे इदारों का शायद जो उन्हें ब्लेम भी किया जाता है जिस हवाले से कि आप DH है और इस तरह की चीज़ें आप प्रॉपर्टी की और ये सारी कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले में अगर हमारा इतना बड़ा फेलियर है तो ये यकीनन बड़ी काबिल रहम सूरत हाल है हमारे इदारों की। तो जो मेरा नहीं ईमान कैसा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, अगर ये सूरत हाल है तो नौजवान बहरहाल इस वक्त जो है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा मुस्तरब हो चुका है, और उनके इज़्तिराब को ख़त्म करने के लिए बहरहाल इन दो बंदों में से किसी एक को कटहरे में लाना चाहिए। इस बात पर तहकीक होनी चाहिए, ये बात क्यों फैलाई गई और मोटिवेट क्यों किया गया, सहाफ़ियों को स्टिमुलेशन इस तरह की क्यों दी गई कि आप लोग जो हैं वो नौजवानों की ज़हन साजी करें, जज्बातियत से निकल कर एक रियलिटी को। और कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो बात की दूसरी, कि कश्मीर का जो सौदा किया था, और कश्मीर के हवाले से अब लोगों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है आम पब्लिक का, हमारी कौम का, ये शारक के हवाले से इसको थोड़ा सा चेंज करें और लोगों के जो पैराडाइमिक बने हुए नज़रियात बना लिए उनको बदलने की कोशिश करें। ये सारी वो बातें जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने कही थी। तो अगर ये सूरत हाल है तो इस पर बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, इस पर जो भी बंदा इसका ज़िम्मेदार है उसको पकड़ना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसको कटहरे में लाना चाहिए, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कौम के सामने कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लड़ने के काबिल हैं या नहीं है, हमारे नौजवानों का इज़्तिराब ये ख़त्म होना चाहिए और इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मैं चाह तो रहा था कि मेरे दो मौज़ूआत होते, लेकिन चूँकि इस एक टॉपिक में मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, तो इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे मौजू पे फिर किसी टाइम बात करूँगा। बहरहाल हामिद मीर साहब के ये जो इंकशाफात हैं इनको बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए, और अगर इसमें जनरल बाजवा साहब या कोई भी सहाफ़ी या कुछ भी लोग या इस हामिद मीर साहब के पीछे कोई इस तरह के कोई लोग हैं या कोई इस तरह की कोई एजेंसीज़ हैं जो, या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हामिद मीर साहब से ये सारी चीज़ें करवा रही हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। माज़अल्लाह मैं ये मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, एक इस तरह की बातें चूँकि नौजवान लोग हैं वो इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। मैं तो जिस कम्युनिटी में बैठता हूँ ये भी एक सुनने में आ रहा है कि हामिद मीर साहब के पीछे कुछ ऐसी एजेंसियाँ खड़ी हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करें फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़, तो वो इसलिए ये सारी बातें कर रही हैं। सूरत हाल जो भी है, सिचुएशन जो भी है, इस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें कौम के सामने आनी चाहिए, अंदर ही अंदर इनकी तहकीक होनी चाहिए। और ऐसे लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, खा वो इदारे के अंदर से हो खा वो इदारे के बाहर से हो, वो कोई भी लोगों ने शट अप कॉल भी मिलनी चाहिए और उन्हें इस बात पर सज़ा भी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको खुश रखे और हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।